Good evening everyone and welcome to RK Tutorials. My name is Richa Tripathi and I am here with next part of electricity. Guys, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट वीडियो के होमवर्क के बारे में. लेकिन जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग किस होमवर्क की बात कर रहे हैं. ओके. सो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया था. वहीं पर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी डिस्कस किया था जिनके आने के चांसेस 80% रहते हैं. और वो दो क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन था हमारा डिफाइन 1 वोल्ट जिसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया था, और अगला क्वेश्चन था हमारा डिफाइन 1 एम्पियर जिसको मैंने बोला था कि ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपनी बुक से फाइंड करना है या फिर आपको 1 वोल्ट से इसकी डेफिनेशन बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में सेंड करनी है. ठीक है, तो यही था हमारा होमवर्क. और वहीं पर मैंने कहा था कि इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब मैं आपको बताऊंगी कि 1 एम्पियर होता क्या है. ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो के उस 1 एम्पियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने आज के टॉपिक्स पर चलते हैं. ठीक है, ओके. तो हमारा क्वेश्चन था कि डिफाइन 1 एम्पियर या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म 1 एम्पियर. अब सबसे पहले तो गाइस, एम्पियर करंट की एसआई यूनिट होती है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं करंट की कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है. ठीक है, तो अब एक चीज और सुनिए कि अगर करंट की बात हो रही है तो करंट की बात यहाँ पर आपको उससे पहले ये जानना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है. करंट से पहले करंट को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है. तो अभी आप कह रहे होंगे कि इस करंट स्लाइड पर तो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं B इज इक्वल टू आई आर. यहाँ पर I करंट को डिफाइन करता है. यहाँ पर भी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके भी हम लोग करंट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इस डेफिनेशन से जब हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं तो इसी डेफिनेशन से हम लोग 1 एम्पियर को भी डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो अब क्योंकि हमारी डेफिनेशन होती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो यही हमारी 1 एम्पियर की भी डेफिनेशन हो गई कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor for 1 second, then the current in the conductor is said to be of 1 ampere. ठीक है, ये हो गया हमारा 1 एम्पियर. जिन बच्चों को नहीं मिला है या जो नहीं ढूंढ पाए कुछ रीजंस की वजह से, वो इसको नोट कर सकते हैं. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि इसको पूछे जाने के चांसेस 80% रहते हैं. ठीक है, ओके. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ. और आज के हमारे वीडियो में हम लोग आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी के बेस को स्टार्ट कर चुके हैं. यहाँ से ये टॉपिक आपको 11th 12th और बीएससी में हर सेक्शन में मिल जाएगा अगर आप बीएससी करते हैं. ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओम्स लॉ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसकी एसआई यूनिट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वन मोर थिंग कि ओम्स लॉ से आपसे 3 या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा. डेफिनेटली मतलब पक्का पूछा ही जाएगा एंड यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम ओम्स लॉ. ठीक है, ओके. तो चलिए शुरू करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है. ओम्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो एक साइंटिस्ट थे ओम. ठीक है, इन्होंने क्या किया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन किया. वो रिलेशनशिप इस तरह से था कि जब हम लोग फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे, फिजिकल कंडीशंस इन द सेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर को जब हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, तब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे इलेक्ट्रिक करंट के. अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है ये. ओके, तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तब जब किसी एक चीज़ को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो दूसरी चीज़ है या जो दूसरी वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी, या फिर जब हम एक वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होगी. ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब. अब ओम्स लॉ को डेफिनेशन में डिफाइन कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. If potential difference is B and the flowing current is I, then according to Ohm's law, V is directly proportional to I. ठीक है, V is directly proportional to I. क्लियर हो गया आपको? ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये तो सुनने में बड़ा इजी सा साउंड कर रहा है, क्या ही है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो इसको अगर आप इतना इजी समझ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे 12th क्लास के प्रैक्टिकल में एग्जामिनर का मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि कैन यू डिफाइन ओम्स लॉ। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस जज कर सकते हैं कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा V इज इक्वल टू आई आर। इधर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू आई आर। तो व्हाट इज R हियर? R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। कांस्टेंट का मतलब ये वैल्यू V और I को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, एंड R इज रेसिस्टेंस हियर। ठीक है, इस R को हम लोगों ने डिफाइन किया रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस वगैरह बनी है, न्यूमेरिकल्स बने हैं एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस रेसिस्टेंस वर्ड की वजह से बढ़ते चले गए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी अलग अलग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत जनरल डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपसे कोई सडनली पूछता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आपको कोई भी मैथमेटिकल डेफिनेशन देने की बजाय आप उसको डायरेक्टली ये बोल सके कि रेसिस्टेंस हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती हैं हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स में और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, वही होता है हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये हिंड्रेंस क्या है? तो जितना, जैसे कि हर चीज में जब कोई भी चीज इतनी स्मूथली फ्लो नहीं हो सकती है। ठीक है, हर चीज में हम लोगों को कुछ ना कुछ कंडीशंस को फेस करना होता है। इसी तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो भी इतना स्मूथ नहीं होता है कंडक्टर में, जितना कि स्मूथ हम लोग उसको फील करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है हमारे कंडक्टर्स में, वो काफ़ी सारे हिंड्रेंस को फेस करते हुए हमारे तक पहुंचता है और तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है। ये हिंड्रेंस या ये रुकावट ही रेसिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, ओके, अब हम लोग मैथमेटिकल्स देख लेते हैं। तो वाई ओम्स लॉ B इज इक्वल टू आई आर। अगर हम लोग ओम्स लॉ से देखें तो V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा ओम ने कहा, ऐसा मिस्टर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से फॉर्मूला निकाल लीजिए, R इज इक्वल टू B अपॉन आई, है ना? तो अब इस V अपॉन आई से क्या डेफिनेशन बन रही है कि the ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the ratio of current flowing through its conductor is a constant quantity called resistance. ठीक है, the resistance of a conductor. Okay, अब बहुत important point आने वाला है and इससे इतने ज़्यादा confusing questions पूछे जाते हैं। जब मैं ये आपको point clear कर दूंगी उसके बाद मैं एक दो example दूंगी कि आपको किस तरह से questions पूछे जाते हैं। ठीक है, तो the resistance of a conductor depends upon length, thickness, nature of material and temperature of conductor. ठीक है, ओके, तो आपको रेसिस्टेंस क्लियर हो गया कि the ratio of potential difference across applied between the ends of a conductor and the electric current flowing through the conductor is called resistance. ठीक है, the ratio of B upon I is called resistance. And it depends on some factors that are length, thickness, nature of material and temperature of conductor. ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाने के चांसेस 95% हैं एंड जहाँ तक मैं सजेस्ट कर रही हूँ या तो ये आपको फिलिप्स में पूछा जाएगा, अगर फिलिप्स में नहीं तो ये आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। ठीक है, यू कैन मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? पहले वाई फॉर्मूला मैथमेटिकली हम लोग निकाल लेते हैं।
V इज इक्वल टू आई आर, नेक्स्ट R इज इक्वल टू B अपॉन I, तो V इज वोल्ट एंड करंट की SI यूनिट होती है एम्पेयर, तो वोल्ट पर यूनिट एम्पेयर इज कॉल्ड ओम, तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम, ठीक है। या फिर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस की यूनिट को, ठीक है। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम। So if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of conductor is said to be 1 ohm. ठीक है, क्लियर हो गया आपको, 1 वोल्ट भी क्लियर हो गया होगा। 1 वोल्ट अगर आपको डिफाइन करना है तो आप हमारे जो फॉर्मूला हम लोगों ने आपको सिखाया था, आप उस फॉर्मूले से 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाले से, ठीक है। अगर आपको 1 एम्पेयर डिफाइन करना है तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स Q अपॉन T से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको 1 ओम डिफाइन करना है तो आप V अपॉन I से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो अभी हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अगर हम लोग किसी एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो अगला भी इंक्रीज होगा, एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो अगला भी डिक्रीज होगा, है ना। तो मतलब इसका ग्राफ अगर आप लोग दिमाग में इमेज फॉर्म कर पा रहे हैं तो आप लोग फॉर्म कर रहे होंगे कि इसका ग्राफ लीनियर बनना चाहिए, इस तरह का बनना चाहिए कि अगर एक इफेक्ट हो रहा है तो अगला भी इफेक्ट हो। एक्स एंड वाई एक्सिस पे कुछ इस तरह की लाइन बननी चाहिए कि अगर एक पे कुछ इफेक्शन हो रहा है तो दूसरे पे भी उतने ही अमाउंट में इफेक्शन हो, है ना। तो ये ऐसा तभी हो सकता है कि जब V और I का ग्राफ इस तरह से बने कि X और Y एक्सिस पे एक लाइन ओरिजिन से पास होती हुई जाए जो X और Y एक्सिस पे इक्वली डिफाइन करे, है ना, ठीक है। तो इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग्स V and current values I, then the graph is found to be a straight line passing through origin. Okay, and a straight line graph obtained only if the two quantities are directly proportional to each other. और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें सिर्फ तभी ऑब्टेन होता है जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, इस तरह का। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गुड कंडक्टर। व्हाट आर गुड कंडक्टर। तो अभी तक हम लोग छोटे क्लासेस से हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कंडक्टर्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए वो कंडक्टर्स, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो वो इंसुलेटर्स, है ना। 8th क्लास तक यही डेफिनेशन रही हमारी, बट अब आप लोग सीनियर्स हो चुके हैं तो अभी आपको अपनी डेफिनेशन चेंज करनी होंगी। अब कंडक्टर वो नहीं रह गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया तो वो कंडक्टर। अगर हम लोग किसी सब्सटेंस की फिजिकल कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो भी उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कंडक्टर है, ये नेचुरल कंडक्टर है। तो एक एक्चुअल डेफिनेशन जिसने कंडक्टर को डिफाइन किया वो ये थी कि दो सब्सटेंस विच हैज वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स, ठीक है। वो सब्सटेंस जिनका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स। अब ये गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, जो सब्सटेंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कम से कम हिंड्रेंस करेगा वो गुड कंडक्टर होगा, है ना। तो इसी वजह से जो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, एंड इसके एग्जांपल्स हो गए सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, जिनमें भी नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ इंसुलेटर्स। अभी तक इंसुलेटर्स पढ़ रहे थे कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, बट अब इंसुलेटर्स आप डिफाइन करेंगे तो इस तरह से कि दो सब्सटेंस विच हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये खुद से फ्लो इजीली कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाते हैं, ये तभी अलाउ कर सकते हैं जब हम इनमें कुछ फिजिकल चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड मैंने अपनी अभी लास्ट स्लाइड में भी कहा था कि इससे आपके लिए बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके,
तो द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट इज की लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड अभी हम लोगों ने जो सारे फैक्टर्स डिफाइन किए थे वो थे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. तो लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है हमारा रेसिस्टेंस. ठीक है गाइस, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर हम लोग अपना कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशंस आप मिस कर देंगे. ठीक है, ओके. तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, it has been found by experiment that on increasing the length of a wire its resistance increases. मतलब किसी भी कंडक्टर की अगर हम लोग लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे तो उसका रेसिस्टेंस भी उतना ही इंक्रीज हो रहा था जितना कि लेंथ को इंक्रीज किया था. ठीक है, ऐसा किसी एक्सपेरिमेंट में पाया गया. तो तब हम लोगों ने क्या कहा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. मतलब अगर लेंथ को 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेसिस्टेंस भी 1 ओम बढ़ेगा. ओके, आवर नेक्स्ट फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट 2 कि दैट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने दोबारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो ये पता चला कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट. क्लियर हो गया आपको? तो अब यहाँ से क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर लेंथ को हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा. तो अब क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अगर किसी वायर की लेंथ या फिर किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल या ट्रिपल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा. तो हमारा रेसिस्टेंस भी डबल या ट्रिपल हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर एरिया को हाफ कर दिया जाए, किसी कंडक्टर के एरिया को हाफ कर दिया जाए तब रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो तब हमारा रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा. जब एरिया को हम लोग हाफ कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा. ठीक है, ये आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आपके सामने होगा तब आप सोचेंगे कि काश हमने उस टाइम पे सुन लिया होता. ठीक है, ओके. अब हमारा थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. ये बहुत ही इजी फैक्टर है और ये पूछा भी नहीं जाता है इतना ज़्यादा. ठीक है, बट अगर आपसे यूँ पूछ लिया गया कि डिफाइन ऑल द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो तब आपको चारों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. तो नेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच इट इज मेक. अगर हमारा जो मटेरियल है उसका हाई रेसिस्टेंस है तो हमारे कंडक्टर का जो भी है उसका भी हाई रेसिस्टेंस होगा. ठीक है, जिस मटेरियल से हमारा कंडक्टर बना है. अगर लो रेसिस्टेंस है तो जिस मटेरियल से हमारा कंडक्टर बना है उसका भी रेसिस्टेंस लो होगा. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या है कि इट हैज बीन फाउंड दैट ऑल द रेसिस्टेंस that the resistance of all pure metals increases on increasing and decreases on decreasing. तो क्या पता चला कि जब हम लोग किसी मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज कर रहे थे तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था. इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है. अगर अब क्योंकि ये रीज़न आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग आपको डिफाइन भी नहीं करेंगे. बट स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए कि हम लोग इसको डिफाइन करें तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. हम आपको इसका भी डेफिनेशन या इसका भी एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज नोट पॉइंट. सिंस द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, therefore when the area of cross section of a wire is doubled, its resistance gets half. ओके, तो ये नोट पॉइंट भी वही है जिसपे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करते हैं तो एरिया रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, रेसिस्टेंस को डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ. ओके, तो ये था गाइज आज का हमारा लास्ट पॉइंट. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वंस अगेन लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना कर दें.
Okay, and thank you for watching the video till end.